हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का डेरिवेशन किया था और उसी में एक टर्म पढ़ी थी पार्टीशन फंक्शन और उसका सिग्निफिकेंस बात की थी। अब हमें उसी पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में अपनी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उन्हें फाइंड आउट करना है। तो अब जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमें इसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे इंटरनल एनर्जी, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, वही इंटरनल एनर्जी यानी यू। तो मेरे को यू को निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू। अब मैं यू को निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ क्यू। डन। अब u मेरा किसके बराबर होता है? u था हमारा समेशन ऑफ ni इंटू ei। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है n1 n2 n3 सो ऑन, और हमने इनकी एनर्जी निकाली थी कि n1 e1 में n2 e3 में, तो उनका सम हमारे पास ni ei आएगा। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा था। अब इस पे लगाते हैं अपना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो था हमारा ni अपॉन n इज इक्वल टू जी आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई बाई के टी। अपॉन था सबमिशन वाली टर्म, उस सबमिशन को हमने क्यू लिया था। मुझे इसे पार्टीशन फंक्शन में ही निकालना, तो मैं यहाँ इसे क्यू ही ले रही हूँ। ठीक है, आप उसे पुट करके फिर क्यू में ले सकते हो। तो ये क्यू है। अब मुझे क्या चाहिए? ni चाहिए, क्योंकि इसमें है, तो मुझे ni निकालना है यहाँ से, विच इज इक्वल टू n अपॉन क्यू इंटू जी आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई बाई के टी एंड पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 में पुट किया तो हमारे पास डन। मेरे पास ये वाली टर्म आ गई, मैंने जस्ट सब पुट कर लिया। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। डन। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अब मैं लेती हूँ क्यू। क्यू मेरा पार्टीशन फंक्शन था, विच इज इक्वल टू समेशन जी आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई बाई के टी। आप यहाँ से एन बाई क्यू को बाहर लेके भी रख सकते हो, हम उसे बाद में करेंगे। ये आ गया मेरे पास क्यू। अब मैं इस क्यू को क्या करूंगी? डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे पास आ जाएगा कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वी, विच इज इक्वल टू, अब इसे करते हैं, ये है सबमिशन, जी आई इज फिक्स, डीजनरेसी फैक्टर है तो इसका कोई नहीं आएगा। अब इसका करेंगे ई की पावर, तो यह आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस ई आई बाय के टी, और जब ई की पावर वाली टर्म का करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन के टी माइनस ई आई तो आएगा ही साथ में, ई आई के साथ के टी आएगा, मैंने उस के टी को बाहर ले लिया, और जब की बाई टी का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया। आई रिपीट, कैसे करेंगे? जी आई एज सच, इस टर्म का किया तो ये टर्म एज सच आई, जब विद रिस्पेक्ट टू टी करना है यानी ई आई फिक्स है तो ई आई बाहर आ गया माइनस के साथ, के फिक्स है के बाहर आ गया। अब टी का करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन टी स्क्वायर। मेरे पास ये टर्म आ गई। अब मैंने इसे यू में पुट करना है। अब एक चीज मिस हो गई मेरे से, मैंने एन आई पुट किया था तो ये साथ में ई आई भी था, तो वो ई आई मिस हो गया। डन। अब लेते हैं, आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यू है मेरे पास, उसमें एन अपॉन क्यू तो फिक्स है, मैं उसे बाहर ले रही हूं, अंदर बचेगा समेशन जी आई ई आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई बाई के टी। डन। अब ये जो टर्म है, ये टर्म तो यहां पर भी है सेम, तो यूज इक्वेशन 3 हेयर। जब इक्वेशन 3 पुट करूंगी तो इसका मतलब इस टर्म की मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो ये के टी इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यू अपॉन एन बाय क्यू इंटू ये के टी इधर चला गया, के
टी स्क्वायर, साथ में आ गया कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। डन, ये आ गया मेरे पास। अब एन इंटू के मैंने अभी पीछे बोला था दैट इज इक्वल टू आर, तो ये जगह आर इंटू टी स्क्वायर अपॉन क्यू कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। डन। अब 1 अपॉन क्यू इंटू दिस, तो मैं इसे कर्ली एलन क्यू लिख सकती हूँ, तो ये यू आ जाएगा आर टी स्क्वायर कर्ली, इसे और इसे एडजस्ट कर दिया कर्ली एलन क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट। कैसे? जब इसे खोलूंगी तो आएगा 1 अपॉन क्यू इंटू कर्ली क्यू बाय कर्ली टी, तो इन दोनों को कंबाइन अप करके ऐसे लिख लिया, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई क्यू। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी यू को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ क्यू, यानी कि पार्टीशन फंक्शन। तो ये थी मेरी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी एच, तो अब हम निकालेंगे एंथैल्पी को। एंथैल्पी यानी कि एच। अब एच मैंने पढ़ा था एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। नाउ फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो मैं यहां पुट कर सकती हूँ एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। अभी पीछे यू वाला रिलेशन निकाला, यूज यू वैल्यू हेयर, या फिर आप उसी कोई इक्वेशन मार्क कर दो और उसी को आगे यूज करते रहो, बिकॉज आगे से आगे वही इक्वेशन यूज होती रहेगी। तो एच आ गया मेरे पास, पीछे जो मैंने यू निकाला था वो था आर टी स्क्वायर कर्ली एलन क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी प्लस आर टी। डन। आर टी इसमें फिक्स है, बाहर ले लो, थोड़ा और सोल्व कर लो, अदरवाइज आप इसे यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये मेरा आ गया एच इन टर्म्स ऑफ क्यू, मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड, फिर आपने जब थर्मोडायनेमिक में थोड़ा और प्रोसीड किया तब आपने हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, सीपी एंड सीवी। अब हम सीपी और सीवी को निकालते हैं। तब आपने सीवी पढ़ा था, तो सीवी था कर्ली यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। यू निकाला हुआ है, यहां पर पुट करो, यूज यू वैल्यू हेयर, तो सीवी कर्ली बाय कर्ली टी किसकी है, यू की वैल्यू पुट करनी है। यू क्या था अभी मैंने ऊपर भी पुट किया, आर टी स्क्वायर कर्ली एलन क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, एट कांस्टेंट वी हमें इसे लेना है। टर्न ये आ गया मेरे पास। अब इस पे अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला सीवी। अब एक तरह से पार्ट्स में बन गया, दिस एंड दिस, आर इज फिक्स ना, तो पहले इसका करोगे तो आ जाएगा आर टी स्क्वायर, मैंने फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा यूवी का फॉर्मूला, ये यू है मैंने ऐसा रखा, इस पे करेंगे तो कर्ली कर्ली यानी डी से डीएक्स पे डीएक्स अप्लाई करो तो डी टू एक्स बाय बन जाता है ना, सेम वैसे टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी प्लस यू पे हो चुके हैं, बी एस बी यू एस सच वी पे अप्लाई किया, अब बी एस सच यू पे अप्लाई करो। यू क्या है, आर टी स्क्वायर, आर टी पे अप्लाई करेंगे, आर इज फिक्स, टी स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास। अब आर टी इसमें भी है, आर टी इसमें भी है, बाहर ले लो, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो आगे सोल्व भी कर सकते हो, अप टू योर चॉइस। तो इधर बचा टी कर्ली स्क्वायर एलन क्यू बाय कर्ली टी स्क्वायर वी प्लस 2 कर्ली एलन क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीवी की वैल्यू। डन। अब निकालते हैं सीपी। नाउ हमने पढ़ा था सीपी इज कर्ली एच बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, एच में आता है हमारे पास, एच की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूं, यूज एच वैल्यू हेयर, तो सीपी इज इक्वल टू कर्ली ऑफ आर टी स्क्वायर कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वी प्लस आर टी का मैंने अलग किया, ये वैल्यू का एक साथ और इसका एक साथ, तो आ जाएगा कर्ली ऑफ कर्ली टी ऑफ आर टी। डन। ये चीज तो मैंने अभी ऊपर सॉल्व करी, तो यानी उस वाली वैल्यू को मैं यहां पर एज सच लिख सकती हूँ। ठीक है, और आप इसे यहां पर सोल्व कर दो, जब आप इसे यहां पे सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसका करोगे तो टी टी कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, प्लस आर आ जाएगा वैल्यू। तो आप इसे एज सच ऊपर वाला यूज कर सकते हो और यहां से सोल्व करके आर की वैल्यू ले सकते हो, नहीं तो आप इसे यहां भी छोड़ सकते हो, अप टू योर चॉइस। डन। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीपी की वैल्यू आ गई।
निकालना है तो ऊपर वाले से निकाल लो और नीचे चाहे आगे सोल्व कर लो इसे। डन। तो ये आ गई मेरी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं अपनी प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ में तो हमने यही टर्म पढ़ी थी यू एच सी पी एंड सी वी। जब सेकेंड लॉ पे आए तब हमने पढ़ी एंट्रोपी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है एंट्रोपी। अब हम सेकेंड लॉ में जो प्रॉपर्टी थी उसे सोल्व करते हैं। एंट्रोपी यानी कि एस। अभी मैंने एस में एक रिलेशन लिखा था, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन लिया था, मैंने वही रिलेशन यहां पर यूज किया डायरेक्ट। वी नो दैट W इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। उसे मैंने अभी W को पीछे लिया था, दैट इज n फैक्टोरियल इंटू पाई GI रेज टू पावर NI ओवर NI फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिया था। अब जब तक भी हमने ये प्रोबेबिलिटी अप्लाई की थी तब हम कहते थे पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। अगर मुझे पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है डिस्टिंग्विशेबल की, ठीक है, वो अप्लाई करनी है तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ता है n फैक्टोरियल से। तो ये तो वैसे तो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यही होती है। ठीक है, नाउ टू अलाउ अगर मुझे वो अप्लाई करना है तो मुझे इसे n फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तब मेरा W क्या बन जाता है, दैट इज सम पाई GI रेज टू पावर NI ओवर NI फैक्टोरियल। अगर इसको डिस्टिंग्विशेबल होने देना है तो आपके पास W की वैल्यू ये आएगी। तो हम इस W को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। डन। अब हम इसके लेते हैं log, टेक log ऑन बोथ साइड। इसे मैं मार्क करी 1 क्योंकि मुझे इसे यूज करना है बाद में, ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे log ले लो तो ln W क्या आ जाएगा। इधर की बात करते हैं, पाई है। जब हम log की प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो किसमें बन जाता है, समीशन में। तो ये बन जाएगा समीशन। अब GI के ऊपर आपने अप्लाई करना है log, तो NI कहाँ जाएगा, बाहर। ln GI जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, दिस टर्म आ जाती है। ये प्रोडक्ट है यानी ये समीशन में चेंज होगा, बट ये नीचे है तो ये माइनस में चेंज होगा, समीशन ऑफ ln NI फैक्टोरियल। डन। अब मैं इस पे स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। नाउ अप्लाई स्टर्लिंग रिलेशन। अब मैं स्टर्लिंग रिलेशन लगाऊं तो वो कहता है ln W इज इक्वल टू समीशन NI ln GI माइनस समीशन NI ln NI माइनस माइनस प्लस समीशन ऑफ NI। n ln n माइनस n वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, समीशन था तो समीशन आ गया। अब समीशन NI इज n, ये बन गया समीशन NI ln GI माइनस समीशन NI ln NI प्लस n। डन। मेरे पास ln की अभी तक इतनी वैल्यू आ गई। अब मुझे इसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू यानी कि पार्टीशन फंक्शन। आप पार्टीशन फंक्शन के लिए लेते हैं मैक्सवेल रिलेशन। NI ओवर n इज इक्वल टू, या फिर n को आप इधर ही ले जाओ डायरेक्ट क्योंकि हमने फर्स्ट में भी निकाल लिया ना, तो यह आ जाएगा n बाय क्यू इंटू GI e रेस्ट पावर माइनस EI बाय KT। यही था मेरे पास रिलेशन। अब आपने क्या करना है, इस NI को पुट करना है इसमें, बट सब जगह नहीं पुट करना, आपने यूज करना है इस सेकंड पार्ट को, उसके भी सेकंड पार्ट को। ठीक है, आपने उसमें पुट करना। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड टर्म। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको उसको कहां पर पुट करना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसमें पुट करना है, रेस्ट सारी टर्म एक साथ रहेगी। तो आपकी मर्जी, आप पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो, फिर यहाँ पर पुट कर दो, आप यहाँ सारे में पुट करो। तो मैं सारे में ही ले रही हूँ। ln W इज इक्वल टू समीशन ऑफ NI ln GI माइनस समीशन ऑफ NI ln n बाय Q GI e रेस्ट पावर माइनस EI बाय KT प्लस n। देन मेरे पास ये आ गया। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसे अलग से सोल्व करके फिर यहाँ पुट कर लो, मैंने इकट्ठे सोल्व कर दिया। ln W इज इक्वल टू समीशन NI ln GI माइनस, अब समीशन है अलग अलग करते हैं, माइनस समीशन। ठीक है, NI ln के साथ एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये आ जाएगा ln
NI ln n क्यू, एक हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, माइनस समीशन, अब समीशन के साथ दूसरी टर्म क्या गई, NI ln GI, ln सब पे था ना, तो ln GI दूसरी टर्म आ गई, माइनस समीशन NI ln और E क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, साथ में क्या गया, EI अपॉन KT प्लस n, डन। अब ये क्यू n बाय क्यू है, माइनस एडजस्ट कर दो तो क्यू बाय n बन जाएगा, तो ln W इज इक्वल टू समीशन NI ln GI प्लस समीशन NI ln क्यू बाय n है ना, तो मैं इसे बाहर ले सकती हूँ, तो ln क्यू बाय n, बिकॉज ऑफ द फिक्सर्स में कोई आई तो नहीं है कि समीशन लगाना पड़े, माइनस समीशन NI ln GI प्लस दिस इज समीशन NI EI U, तो ये आ जाएगा U अपॉन KT प्लस n, दिस एंड दिस टर्म इज सेम, तो कैंसल आउट होगी, तो मेरे पास ln W क्या बन रहा है, ये क्या है n, समीशन n ln क्यू बाय n प्लस ये क्या है मेरे पास U अपॉन KT, बिकॉज समीशन NI EI क्या बनेगा मेरे पास U प्लस n, तो मैं U की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, पुट U वैल्यू है, तो मेरे पास है ln W इज इक्वल टू n ln क्यू बाय n प्लस है U अपॉन KT, U की वैल्यू पुट करो, U मैंने अभी निकाला था, दैट इज RT स्क्वायर अपॉन RT स्क्वायर इंटू करली ln क्यू बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V प्लस साथ में क्या है मेरे पास n, मैंने उससे रख दिया, यहाँ से T से T कैंसल हो रहा है, जो कैंसल हो रहा है उसे आप कैंसल आउट करेंगे, यहाँ से T से T कैंसल हो रहा है, साथ में क्या बच रहा है मेरे पास K बच रहा है। अब मुझे चाहिए था K ln W, तो मैं इसे थ्रू आउट K से मल्टीप्लाई कर रही हूं, बिकॉज S इज इक्वल टू K ln W ना, तो मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K ln W n इंटू K ln क्यू बाय n प्लस एक T से T कैंसल हो रहा था, K आया, K से K कैंसल यानी RT बचा, कर ली ln क्यू बाय कर ली T एट कॉन्स्टेंट V प्लस n इंटू K यानी कि R, अब जहां n इंटू K है उसे R पुट कर दो, R ln क्यू बाय n प्लस RT करली ln क्यू बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V प्लस R, मेरे पास ये टर्म आ गई, डन। अभी तो मैंने ये K ln W निकाला, अभी से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यानी S में, मैंने S था ना, S इज इक्वल टू K ln W यहाँ पे पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट किया, तो S इज इक्वल टू K ln W, तो K ln W मैंने निकाला हुआ है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा S के, तो S किसके बराबर आ गया, R ln क्यू बाय n प्लस RT करली ln क्यू बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V प्लस R, मेरा S किसके बराबर आ गया, इस टर्म के बराबर, तो ये आ गई मेरी S यानी थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ क्यू। नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमने पढ़ी थी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस TS, H इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS, देन PV इज इक्वल टू RT, मैं PV को RT पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास G किसके बराबर आ गया, U माइनस TS प्लस RT, इसके बराबर। अब U मैंने निकाला हुआ है, यूज U वैल्यू हेयर, S वैल्यू हेयर, पहले U पुट करते हैं, U की वैल्यू थी RT स्क्वायर करली ln क्यू बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V माइनस T, S की वैल्यू पुट करो, S मेरे पास ये, ठीक है, S की वैल्यू यहाँ T के साथ आई, तो T के साथ आ गया RT करली ln बाय क्यू माइनस RT स्क्वायर करली ln क्यू बाय करली T एट कॉन्स्टेंट V माइनस और RT प्लस RT, डन। ये लास्ट वाला RT मैंने सारे को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, कैंसल आउट होगी, तो G मेरे पास सिर्फ बच रहा है माइनस RT करली ln, डन। मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, G की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यानी कि A हमारा क्या होता है, U माइनस TS, ठीक है, यूज U एंड S वैल्यू हेयर,
तो आपको एक यू की वैल्यू और एक एस की वैल्यू है जो बार बार यूज करनी है। तो ए इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट करी आर टी स्क्वायर कर ली एल एन क्यू बाय कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस टी एस की वैल्यू ये रही, सारी एस सच पुट कर दो आर टी एल एन क्यू बाय एन। आपकी मर्जी है, एक एक करके भी आप सोल्व करके रख सकते हो। पहले एस लिखो, ब्रैकेट के बाहर टी लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। मैं एक ही बार सोल्व कर रही हूँ। माइनस आर टी। अब ये और ये टर्म सेम है, कैंसल आउट होगी, यानी मेरे पास दिस एंड दिस, ये दोनों टर्म बचेंगे। तो मेरे पास ए किसके बराबर आ गया, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई माइनस आर टी एल एन बाय क्यू बाय एन माइनस आर टी। तो ये मेरे पास आ गया ए की वैल्यू। डन। तो अब जितने भी हमने रिलेशंस पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, चाहे वो ए था यू था, एच था, सीपी, सीवी, एस, ए और जी, उन सारे टर्म्स को हमने इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन यानी क्यू में फाइंड आउट कर लिया। डन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सारे थर्मोडायनेमिक टर्म को पार्टीशन फंक्शन में फाइंड आउट किया। अब इसी में हमारे पास कुछ बेस छोटी छोटी टर्म है। तो हमारा एक टर्म आती है बोर्न ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है, जब आपने अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, वहां भी आप बोर्न ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन पढ़ते थे। वहां पढ़ते थे कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक, और फिर ट्रांसलेशन को निग्लेक्ट करते थे ताकि बाकी का सम आ जाए। डन। ये चीज तो आपने वहां पर पढ़ी ली थी, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं किसी भी रियल मॉलिक्यूल्स की, तब हम कहते हैं कि ये जो हमारी एनर्जी है ये सारी एक दूसरे पे होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से सारों से अलग अलग चलती है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये सारी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। तो इसे स्टडी किया था बोर्न ऑफ नियर ने। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन दी। उन्होंने माना कि जब हमारे एटम की बात करते हैं तो एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका न्यूक्लियस और एक होता है उसका एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो वाला। तो बाहर की साइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अंदर की साइड होता है उसका न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, हैवी होता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या है, हैवी। अब ये हैवी है तो जो हैवी चीज होगी वो उतनी इजीली मूव नहीं कर पाएगी जितना कि एक लाइट चीज मूव कर सकती है। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करते हैं, बट न्यूक्लियस बहुत स्लोली मूव करता है। इतना स्लो कि हम उसकी मूवमेंट ही नहीं देख पाते। हम उसे मान के चलते हैं कि वो क्या है, स्टेशनरी है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है और जो न्यूक्लियर मूवमेंट है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट। एंड न्यूक्लियर मोशन, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इसी से उन्होंने बोर्न ऑफ नियर में अपनी अप्रोक्सीमेशन दी कि तो जो टोटल एनर्जी निकलती है, आप क्योंकि सारे अलग अलग है तो जितनी भी हमारे पास उनमें चेंजेस आ रहे, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे ट्रांसलेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। तो वो इनका क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। डन। ये वही बोर्न ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन है जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी थी। डन। अब हमने एनर्जी तो निकाली, अब इसे इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। हम तो यहाँ पार्टीशन फंक्शन की बात करें, नहीं क्यों की, यहाँ तो हमने एनर्जी लिया तो इसी को यूज करते हैं। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। डन। अब मैं इसे थ्रू आउट केटी से डिवाइड कर रही हूं, डिवाइड बाय -1/kT या फिर माइनस केटी, बिकॉज मैं डिवाइड वर्ड लिख चुकी हूँ। तो जगह -E/kT माइनस ET/kT माइनस ER/kT माइनस EV/kT। आप चाहो तो रोटेशनल वाइब्रेशनल पूरा लिख सकते हो, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा। डन। ये आ गया। अब इसे E की पावर में लो, E की पावर में क्या है, E⁻⁻E/kT। अब सारे E की पावर में लेंगे, E log का उल्टा होता है, तो जब log होता है तो माइनस को हम डिवाइड में ले जाता है, E उसे किस में ले जाएगा, प्रोडक्ट में।
तो जगह ई रेस्ट टू पावर माइनस ई टी बाई के टी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई आर बाई के टी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई वी बाई के टी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक बाई के टी। डन। अब कुछ हम जी के नियर बाय क्यू के नियर बाय पहुंच रहे हैं, बट एक जी फैक्टर भी आता है। जी क्या होती है? डीजनरेसी फैक्टर। अगर जी जनरेसी है तो हर किसी की होगी, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे वाइब्रेशनल हो। तो डेट डी इज प्रोडक्ट ऑफ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मल्टीप्लाई दिस टू, दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये जी इंटू ई रेस्ट टू पावर ई बाई के टी आ जाएगा, इंटू ये जी टी इसके साथ चला गया, जी टी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई टी बाई के टी। दूसरे के साथ आ गया रोटेशनल वाला, तीसरे के साथ आ गया वाइब्रेशनल वाला, और चौथे के साथ आ गया उसका इलेक्ट्रॉनिक वाला। डन। अब क्यू क्या था? जी आई ई रेस्ट टू पावर माइनस ई आई बाई के टी। तो ये कुछ क्यू बन रहा है, बस समीशन नहीं है। तो अब ले लो समीशन, टेक समीशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड समीशन ले लेते हैं। तो समीशन ऑफ जी ई रेस्ट टू पावर ई बाई के टी इज इक्वल टू, इधर वाली साइड पे समीशन ले, समीशन ऑफ पहला क्या है? ट्रांसलेशन, जी टी ई रेस्ट टू पावर माइनस ई टी बाई के टी। दूसरा क्या है हमारा? रोटेशनल वाला, ई रेस्ट टू पावर माइनस ई आर बाई के टी। तीसरा क्या है समीशन में? वाइब्रेशनल वाला, और चौथा हमारे पास क्या है? रोटेशनल वाला। डन। तो अगर ये क्यू है तो ये किसका क्यू है? पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल। ये किसका है हमारे पास? रोटेशनल। ये किसका है हमारे पास? वाइब्रेशनल। और ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये डॉट क्या है हमारे एक तरह से प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। हमने बॉर्न ऑफनियर से शुरू किया, जो एनर्जी के लिए था हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? क्यू यानी कि पार्टीशन फंक्शन में। डन। अब आते अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। हमने जो ट्रांसलेशनल पढ़ा है इसको स्टडी करना है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। अब ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन यानी कि मुझे क्यू को स्टडी करना है। तो क्यू ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? समीशन ई रेस्ट टू पावर ई ट्रांसलेशनल इंटू के टी, साथ में क्या है? जी टी। तो जो डीजनरेसी फैक्टर होता है उसे हम मानते हैं 1। तो जी ऑफ ट्रांसलेशन मेरा क्या है? 1। तो अगर वो 1 है तो क्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा? समीशन ई रेस्ट टू पावर माइनस ई टी बॉन के टी। मेरे पास ये आ गया किसकी वैल्यू? क्यू। आप इसे तो ट्रांसलेशन टी आर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में टी लिख रही हूँ। ये ई टी अलग है, ये के टी अलग है, ठीक है। आप टी आर लिख तो चाहे तो ट्रांसलेशन के लिए, अप टू योर चॉइस, ठीक है। अब जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ये हमने निकाली थी एनर्जी पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में। तो जो एनर्जी होती है हमारे पास ट्रांसलेशन की, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में निकाला था। बट अगर मैं यहाँ 3D की बात करूं तो 3 डायरेक्शन में एक होती है x, एक होता है y और एक होता है z। तो अगर x एक्सिस था तो हमने वहां पर a लेके चले थे, तो यह था अपॉन a स्क्वायर, या था b स्क्वायर, या था अपॉन c स्क्वायर। डन। तो अगर मेरे पास तीनों डायरेक्शन है तो अब मुझे इसमें ये वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो क्यू ऑफ ट्रांसलेशन किसके बराबर हो जाएगा? समीशन h अपॉन 8m के टी। ये वाली जो टर्म है आ जाएगी इसमें, e की पावर में जाना ना, तो इसे मैं एक्सपोनेंट लिख सकती हूँ। e की पावर ना बहुत बड़ी टर्म है तो मैंने इसे एक्सपोनेंट लिख दिया, ठीक है। अंदर क्या है मेरे पास? माइनस यहां पर पुट करना है अपने एच स्क्वायर अपॉन 8m के टी, साथ में क्या? एन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। डन। इनटू अब यहां पर दूसरी टर्म क्या है? प्लस में है, ठीक है। तो ये e की पावर बन रही है हमारे पास, तो यह आ जाएगा e रेज टू पावर एक्सपोनेंट
सबमिशन सारे में एक ही चलेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8m/kT, साथ में आ जाएगा n स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर, और थर्ड के लिए आएगा एक्सपोनेंट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8m/kT इंटू n स्क्वायर z अपॉन c स्क्वायर। तीनों टर्म को यहाँ पे पुट किया और 1 बाय 1 सोल्व कर दिया। ठीक है, ये एक तरह से क्या है क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है क्यू ऑफ वाई, और ये क्या है क्यू ऑफ जेड। तीनों का अगर मैं समीशन अलग कर दूं तो ये क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई और क्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को एक एक करके निकाल दूं तो इन तीनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या है क्यू टी, तो मुझे इसी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है उसका मोशन एक डायरेक्शन में, या तो एक्स में या वाई में या जेड में। तो मानते हैं पार्टिकल मोशन इन एक्स डायरेक्शन ओनली, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब वाई जेड वाला नहीं आएगा। जैसे पार्टिकल इन 1 डायमेंशन लिया था तो ये पार्ट नहीं आता था, सिर्फ ये आता था, वही चीज लेनी है। तो मैं इस क्यू एक्स को फाइंड आउट करती हूँ, विच इज इक्वल टू समीशन एक्सपोनेंट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8m/kT n स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर। मेरे पास यही है, मैंने उसे पुट कर दिया। ठीक है, अब ये जो सबमिशन है कहां से कहां तक है, ये सबमिशन कहां पे है हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज हमारा बॉक्स 0 से लेके इन्फिनिटी कितना बड़ा हो सकता है, हमने उसकी कोई लिमिट नहीं लगाई कि वो 0 से a या b है। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी आ गया हमारा सबमिशन। क्लियर। अब ये जो सबमिशन है, अब जितने भी हमने पढ़ा था बोन ऑफ नियर में, तो हमने पढ़ा था जो ट्रांसलेशनल लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू होते हैं। कॉन्टिन्यू है क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो इसीलिए हम इस सबमिशन को रिप्लेस कर देते हैं इसके इंटीग्रेशन से। तो ये किससे रिप्लेस हो गया, इंटीग्रेशन से। मैंने इसे इंटीग्रेशन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये h है कांस्टेंट, m क्या है मास कांस्टेंट पार्टिकल का, k क्या होगा कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर हम फिक्स रखेंगे, उसकी बाउंड्री हम फिक्स रखेंगे, यानी ये सारी की सारी टर्म मेरी क्या है कांस्टेंट। तो इस सबको मैं कांस्टेंट पुट करूंगी, दैट मीन्स एच स्क्वायर अपॉन 8m/kT इंटू a स्क्वायर। इसे मैंने कांस्टेंट पुट कर दिया, लेट दैट कांस्टेंट इज c। ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे मैंने c पुट कर दिया ताकि मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकूं। तो अब मैंने इसे रखेंगे क्या, या जगह क्यू एक्स विच इज इक्वल टू सबमिशन इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेस टू पावर, अब बड़ी टर्म तो है नहीं, छोटी है तो मैंने e की पावर ही कर दिया, माइनस एज सच है, सारी टर्म को मैंने c रखा, अंदर बचा n स्क्वायर एक्स इंटू डी एन एक्स। ठीक है, ये ओवर हो गया हमारा डी एन एक्स आ गया। मैंने उसे सिर्फ c को पुट कर दिया, ये इसलिए किया ताकि मैं इसे सोल्व कर सकूं, और लास्ट में मेरे पास जो वैल्यू आई मैं उसको बाद में c की वैल्यू को वहां पे पुट कर दूंगी। डन। जब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इसे आपको ऐसा याद रखना होगा, जब भी इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आता है तो वो होता है 1/2 अंडर रूट पाई बाय ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे a b c जो भी होगा, लेट दैट इज c। तो ये मेरा किसके बराबर आता है, c के बराबर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होती है वो ये होती है। अब पुट c वैल्यू हेयर, c क्या है मेरे पास, क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पाई, c की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर। c इज पीछे लिया था मैंने एच स्क्वायर अपॉन 8m/a स्क्वायर kT। ठीक है, मैंने h की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब अप टू योर चॉइस, आप इसे यहाँ सोल्व कर सकते हो। हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से h का डबल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो बचेगा 1/2 h अलग आ गया हमारे पास, अंडर रूट 8 को भी मैं सोल्व कर रही हूँ, 8 को सोल्व करेंगे तो 2√2 आता है ना, तो 2 बाहर ले लिया, अंदर बचा 2, साथ में बचा पाई, साथ में बचा m, साथ में k और t, और साथ में a बाहर आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू एक्स मेरा आ गया अंडर रूट 2 पाई m/kT इंटू a अपॉन h, इसके बराबर। सिमिलरली अगर मैं क्यू वाई निकालूंगी तो वो क्या देगा, सब कुछ सेम है उसमें भी, बस यहाँ a की जगह क्या है b, और सिमिलरली क्यू जेड निकालूंगी तो वो आ जाएगा 2 पाई m/kT अपॉन h इंटू c। डन। अब पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, क्यू टी निकालना था, विच इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू क्यू वाई इंटू क्यू जेड। तो तीनों मैंने निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर दो। क्यू एक्स क्या है, अंडर रूट 2 पाई m/kT अपॉन h।
जब इसकी बात करते हो तब भी ये आता है, इसकी बात करते हो तब भी आता है, यानी इसका तीन पावर हो गई, साथ में क्या a इंटू बी इंटू सी। डन। तो इसे थोड़ा सा और सोल्व कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई m kt, ये क्या है हाफ, ये है 3, तो ये पावर ओवरऑल कितनी होगी 3/2 अपॉन h का क्या है क्यूब इंटू ABC क्या होती है वॉल्यूम, बिकॉज अगर एक साइड A है दूसरी B है तीसरी C है तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास वॉल्यूम, तो ये मेरा क्या आ जाएगा V। तो ये आ गया मेरा क्यू। ट्रांसलेशनल जो फंक्शन है उसको हमने निकाल लिया, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, यानी क्यू वाली वैल्यू को हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिनिश होता है, इसके साथ साथ हमारा जो 6th सेम का सिलेबस है वो भी फिनिश होता है। ओके, न्यूमेरिकल हमने हर चैप्टर के साथ साथ किया, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, इसमें जस्ट ये डेरिवेशन पार्ट था जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इंपॉर्टेंट है, जो पार्टीशन फंक्शन हमने सारे निकाले हैं वो वाला पार्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।